अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस जो है वो पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक सैम्पल पेपर करते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो इम्तिहान होने वाला है वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर कर कर अगर आप जाते हो इम्तिहान में तो आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया रहता है कि किस तरह के किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं आपके पेपर में, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन। तो आज हम सैम्पल पेपर करेंगे और सैम्पल पेपर से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अब आपका इम्तिहान करीब में ही है बिजनेस स्टडीज़ का। तो उसके लिए मैं आपको एक बार मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। मार्किंग स्कीम का मतलब क्या है वो समझिए आप। जब भी कभी हम किसी भी इम्तिहान में जाते हैं तो इम्तिहान में जाने से पहले टारगेट बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बिना टारगेट के काम करोगे, यानी बिना मकसद के काम करोगे, तो काम में दुश्वारी भी होगी, सुस्ती भी होगी और काम हो भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले अपना टारगेट तय कर लीजिए। टारगेट तय करने का मतलब क्या है? मेरा टारगेट अभी एक ही है, वो क्या है कि मुझे अपनी 10वीं क्लास पास करनी है। यह है मेरा सबसे छोटा टारगेट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका टारगेट और बड़ा होगा, मुझे और अच्छे नंबर लेकर आने, वो भी है, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, इससे कम नहीं है कि मुझे कम से कम 10वीं क्लास पास करनी है। और पास करने का मतलब है सारे इम्तिहान में आपको मिनिमम नंबर जो होते हैं वो कम से कम आपको अचीव करने पड़ेंगे। तो 100 में जो क्राइटेरिया है वो 33 का है। 100 में आपको मात्र 33 नंबर लेकर आने हैं। 33% कहते हैं हम इसको 100 में से। अब इन 100 में से कुछ नंबर आपके असाइनमेंट के हैं, जो 20 नंबर का आपने असाइनमेंट दिया होगा उसके, ठीक है जी। बचा हुआ पेपर आपके इम्तिहान में आएगा, यानी 80 नंबर के आसपास का, ठीक है। उस 80 को, वो 100 में भी अगर पेपर आता है तो वो उनकी पॉलिसी है, वो 100 को 80 में तब्दील करेंगे। आप घबराओ नहीं, वो उनका काम है। अगर आपका पेपर 100 नंबर का आता है तो उसमें कोई बात नहीं, वो 100 नंबर को 80 में तब्दील करना जानते हैं। 20 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। कहां से मिलेंगे? असाइनमेंट से। तो अगर मैं मान लूं आप बहुत बुरे हो, मान के चलो आप बहुत बुरे हो, आपने ज्यादा अच्छा असाइनमेंट भी नहीं करा, तो कम से कम कितने भी बुरे हो आप, इससे कम नंबर तो बहुत मुश्किल है असाइनमेंट में मिलना, ठीक है जी। अगर असाइनमेंट में आपको इतने नंबर भी नहीं मिलते, इसका मतलब फिर तो आपने हद दर्जा ही बुरा असाइनमेंट करा है। इतने नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी एक टीचर का होता है, हाँ जी, मिनिमम है, और मैक्सिमम आपके नंबर 18 से 20 तक के बीच में भी आ सकते हैं अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से लिखा होगा। तो अब यहां टारगेट बनाना बड़ा जरूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो माशाल्लाह अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है। वो आज से सोचेंगे कि पढ़ना कैसे है। तो 12 नंबर अगर मैं मान के चलूं, 12 नंबर 20 में से आ चुके हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये हिसाब जानते होंगे। 33 नंबर कुल लेकर आने हैं। मैं मान के चलूं 12 नंबर आ चुके हैं, तो अब मुझे नंबर चाहिए कितने? 21 नंबर की जरूरत है। अब देखो, इतनी बॉर्डर लाइन पे खेलोगे, यानी बिल्कुल दिमाग यही बना के जाओगे पेपर में 21 से 1 नंबर ज्यादा का नहीं करूंगा, तो उम्मीद है कि अगले साल खतरा आपके दिमाग पे रहेगा। तो ये टारगेट है। इसका मतलब क्या है? 2-4 नंबर फालतू लेके चलो। जैसे सर 30 का टारगेट बना लो, हाँ, कि मुझे कम से कम अपने पेपर में, जो अब मेरा पेपर होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, उसमें कम से कम 30 नंबर तो मेरे आ जाए। 30 ये और 12 ये मिलाकर 40-42 नंबर हो गए। आराम से आप पास की कैटेगरी में आ जाओगे। ये है टारगेट। और ये किन बच्चों के लिए? ये खास हमारे उन बच्चों के लिए है आज से तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये 40 नंबर के आसपास का हिसाब हो गया आपका। अब इसको देखिए, ये किस चैप्टर में से निकलेंगे। किताब लगभग काफी बड़ी किताब है याद करने के लिए, और खासकर जब कुछ दिन पहले खोली जाती है तब तो किताब और मोटी और बड़ी लगने लगती है। अब आप जरा इधर की तरफ देखिए, यहां मार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब आपके इम्तिहान से पहले आपको यह भी बता दिया कि किस सबक में से कितने नंबर का पेपर आएगा। अब आपके लिए कितनी बड़ी सहूलत हो रही है। आप में से मान लो, देखो मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि जैसे मान लो आप हो किसान, ठीक है जी, और आप कर रहे हो खेती बाड़ी।
खेती बाड़ी के अंदर आपको भी पता है कि ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब इस जमीन के टुकड़े में कुछ जगह ऐसी है जो उपजाऊ नहीं है, यानी उस जमीन का हिस्सा ऐसा है जो खोखला है, यानी उसके अंदर कोई खास उपजाऊपन नहीं है, जहां पर खेती बाड़ी कर सब्जा नहीं उगेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे यहीं पे मारे जा रहे हैं कुल्हाड़ी, कुछ यहां पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोई सब्जा नहीं उग रहा। वजह क्या है कि आप काम ही उस जगह कर रहे हो जहां पर जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे ही हमारे पास इतनी बड़ी बुक का कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने ये देखा ही नहीं कि मार्क्स किसके किस चैप्टर में कितने आ रहे हैं, आपने सोचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूं सबक खोला और जहां किताब खुल गई वहां से पढ़ना शुरू कर दिया, और मान लीजिए आपने वो सबक ही शुरू करा जिसके अंदर से सबसे कम पेपर आने वाला था, तो सोचो आपने कितनी अनउपजाऊ वाली जगह पर काम किया। तो वहां पर आप ज्यादा मेहनत कर भी कम ही नंबर लेकर आ पाओगे, क्योंकि उस पेपर में उस सबक में से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो आपको उपजाऊ वाला एरिया ढूंढना है। यहां पर होगा क्या, दो कुल्हाड़ी मारते ही सब्जा बहुत अच्छा उगेगा, पानी डालते ही खूबसूरत सी सब्जियां और फल आ जाएंगे यहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर तैयारी करते हुए, खुद भी और दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी ये चीज बतानी है कि देखो भाई, आज से पहले जो हुआ उस पर तौबा, और अब से तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो अब उसके लिए आप मार्किंग स्कीम देख लो, कितने का टारगेट बनाया हमने, 40 नंबर तक के आसपास हम अपने पेपर में ले आए तो हम सेफ 10वीं पास कर जाएंगे। फिर 12वीं के बारे में 12वीं में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है जी। बाकी जिन बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही है वो ये ना सोचे कि हम माशाल्लाह से 80 पे 40 पर आ जाएं, क्योंकि सर ने हमें कहा था 40 पर रहो, बस ज्यादा उड़ान ही ना भरो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अभी नहीं हो रही, या जिन बच्चों ने तैयारी कर ली वो अपने आप को एनालाइज करें कि हमारी तैयारी इसके मुताबिक हो रही है या नहीं। अब आप जरा सबक की तरफ एक नजर कर लीजिए। ये देखिए, ये है आपके सामने आपकी किताब का पूरा कंटेंट। सबक मॉड्यूल के हिसाब से दे रखा है आपके पास। कुल 7वें को तो हटा दीजिए आप, क्योंकि 7वां तो है ही नहीं, इसको तो हटा दीजिए। प्रोजेक्ट वर्क ये नहीं है आपका, इसीलिए माशाल्लाह इसमें आपको मिलेंगे भी 0 नंबर, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है ही नहीं, है ना। बाकी 6 की तरफ नजर कर लीजिए आप। फर्स्ट टू सिक्स इनके मुताबिक इनकी वेटेज दे रखी है। अब माशाल्लाह आप में से बहुत सारे बच्चे होशियार हैं, ये भी जानते हैं इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या बात कर रहे हो भाई, 25 ही सबसे बड़ा, ये तो हमें भी पता है। अब 25वां जो नंबर मिल रहा है वो आपको कौन से सबक से मिलेगा, तीसरे नंबर से। तो अगर आप इस पर टारगेट करना चाहते हो कि मैं 25 नंबर वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसमें है, तो मैं ये तीसरा वाला जो चैप्टर है इसको कर लूं। लेकिन याद रखिएगा ये एक चैप्टर नहीं है, एक सबक के अंदर बहुत सारे सबक हैं, इनको हम मॉड्यूल कहते हैं। तो एक मॉड्यूल के अंदर 7-8 सबक भी हैं, एक मॉड्यूल में 2-3 सबक भी हैं। तो अगर आपने 25 का बनाया कि ये सबसे ज्यादा है, पहले इसको पकड़ लेते हैं हम, तो मेरे भाई इसके अंदर सबक ज्यादा हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको सबसे पहले कौन से सबक पकड़ने चाहिए। आसान के लिहाज से अगर देखा जाए, सबसे पहला काम आप ये करिए, सबसे छठे वाले सबक से शुरू करिए अपनी कहानी। छठा सबक 12 नंबर देगा आपको। हाँ, इसको प्रायोरिटी पे सेट कर लीजिए। क्या करना है जी, किताब को आज से उल्टा पढ़ना है जी। यानी शुरू से चैप्टर 1 से शुरू नहीं करेंगे हम, चैप्टर लास्ट से शुरू करेंगे। अपनी किताब को उल्टा खोलिए और आखिर का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में मात्र 2 सबक हैं, 19 और 20। लिख लीजिए कहीं पर आप, सबक नंबर 19 और सबक नंबर 20। क्या करूं, ये 2 सबक याद करने से 12 नंबर तक का कवर हो जाएगा आपका पेपर में। 12 नंबर कम नहीं है, और 2 सबक के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चैप्टर आसान, और जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको करियर के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अच्छा जी, चलो इसके बाद सबसे पहले मैंने इसको पकड़ लिया, दूसरे पे क्या करूं, अब तो 25 पे चलूं? नहीं, अभी 25 पे मत जाना, 25 के अंदर अभी भी सबक ज्यादा हैं। पहले आप कम सबक वाले चैप्टरों को ले लो। देखो इधर 5वें को पकड़ो, क्या नाम है, कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अंदर भी कितने सबक, इसके अंदर भी सिर्फ 2 सबक हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से, 17 और 18। लिख लो आप, सबक नंबर 17 और 18। अच्छा जी, ये 2 सबक याद करके कितने नंबर तक का हो जाएगा, ये 2 सबक याद कर तो आपके 16 नंबर तक का काम हो जाएगा।
यानी 4 सबक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 16 और 12 28 नंबर तक की कहानी हो जाएगी। अच्छे से का मतलब आप समझ लो, यानी इन सबक में से आपको कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना। यह है टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना। हाँ, कभी आप सोचो इसमें से भी कुछ पढ़ लो और कुछ छोड़ दो, नहीं, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना आपको। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 28 में से 28 भी पूरे नहीं मिले आपको, 25 तो आपके बनेंगे। 28 में से 2-3 नंबर कट जाते हैं, लिखने के अंदाज में थोड़ी सी गलती हो जाती है। ठीक है जी, अब इतना भी अगर आपने कर लिया, पहले 2 हो गए, अब इसके बाद चलते हैं तीसरे पे। अच्छा जी, अब तीसरे पे कहां चलूं? तो अब आप ये जो 25 वाला है अभी भी इसको मत लीजिए। अच्छा जी, फिर अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पहले सबक पर जा सकते हैं, अब आप पहले सबक पर जा सकते हैं अब, क्योंकि ये मॉड्यूल आपको 12 नंबर दे रहा है। ये मॉड्यूल आपको 12 नंबर दे रहा है। कितने सबक? सिर्फ 2 सबक है इसमें भी, एक मॉड्यूल में 2 सबक। यानी मैंने आपको अभी सिर्फ वो मॉड्यूल पकड़ाए हैं जिसके अंदर सबक की क्वांटिटी कम है। 2 सबक 12 नंबर के, 2 सबक 12 नंबर के, 2 सबक 16 नंबर के। यानी अगर आप ये 6 सबक पढ़कर जाते हैं तो 12, 16, 12 काउंट कर लीजिए, पूरे 40 नंबर बैठ रहे हैं आपके, जो मैंने आपसे भी कहा था, पूरे 40 नंबर। इसको कहते हैं प्लानिंग। बीच में आपने भी कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ आपने नीचे के 2 पकड़े हैं और ऊपर का एक चैप्टर पकड़ा। 40 नंबर आपके बिल्कुल सेफ हैं इम्तिहान के लिहाज से, जहां आप अपना आराम से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो बिना घबराए। और ये सबक पढ़ने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है। अब अगर हमारे किसी साथी के ये तीनों हो गए और बड़े अच्छे से हो गए, यानी उनको वर्ड टू वर्ड याद है, कोई लाइन नहीं भूलते वो, तो अब उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है अगले कदम पे। ठीक है ना? अब अगले कदम के क्या है? अब आपके पास बीच में 3 बच रहे हैं। 3 कौन कौन सा? मॉड्यूल नंबर 2, 3 और 4। ये देखिए, ये 15, 25 और 20 की कहानी बच रही है अब आपकी। अच्छा, अब तो 25 पे चला जाऊं? नहीं, अब भी 25 पे नहीं जाना। 25 में सबक बहुत ज्यादा है। ये हमारा सिर्फ वो बच्चा जिसने पहले से कुछ अच्छी तैयारी करी हुई है, या सबक से जो अच्छा तारुफ है उसका, वो जाए इस 25 वाली कैटेगरी में। अगर आप इसके बाद भी अगर आपका मन है कि मैं मन मतलब वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको इसके बाद अगले मॉड्यूल पे जाना है, तो ये जो आपका सेकंड वाला मॉड्यूल है ना 15 नंबर का, ये थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है। इसके अंदर 5 किस्में हैं कारोबार की। उन 5 किस्मों के जो है वो तारीफ, खुसूसियात, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, काफी वक्त लग जाता है उसको करने में। तो फिर ये भी ना करें, नहीं, उसके बाद इस तीसरे के बाद आप पकड़िए इस वाले को, ये वाला जो बाइंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये मॉड्यूल नंबर 4, जहां से आपको मिलेंगे 20 नंबर का पेपर। बस आप ये 4 पहले पूरे कर लो, उसके बाद जो आपके पास बचेगा वक्त, उसमें आप इन दोनों में से जो इच्छा हो वो पढ़ लो, जिसमें से चाहे पढ़ लो। सारा ना पढ़ पाओ तो इसके अंदर क्या होता है, हर चैप्टर के बाद एक समरी दे रखी होती है, तो उस समरी में से जितना जितना याद हो जाए पढ़ लो। अगर इतना हो जाता है तो उम्मीद करो आप आराम से अपना पेपर निकाल दोगे बिना किसी टेंशन के। 40 नंबर ये जो अभी पहले बताएं, इनमें तो आप रद्दी बराबर भी कोई कमी मत करना। इन चैप्टरों में, इन 6 सबक के अंदर कोई कमी नहीं करनी आपने, पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर जाना है चीज को, कि इन 40 में से कटे तो कटे 2-3 नंबर, वरना कुछ भी नहीं कटना चाहिए। उसके बाद आप चलेंगे अपने इस पर, मॉड्यूल नंबर 4 पर, बाइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। इसमें भी लगभग 4 सबक बैठेंगे आपके, वो 20 नंबर के हैं आपके। उसके बाद आप दूसरा तीसरा जो करना चाहो कर सकते हो। इस प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करो, तो उसके साथ फिर इंशाल्लाह क्या होगा कि नंबर कम या ज्यादा होंगे, लेकिन जो हमारा पहला टारगेट है कि हमें 10वीं का इम्तिहान पास करना है, वो आपका पूरा हो जाए। आइए मैं आपको अब सैंपल पेपर दिखाता हूं, किस तरीके का, किस किस्म का पेपर जो है आपका आएगा। बाकी कुछ पेपर आपके अभी तक हो भी चुके हैं, तो आपको उससे अंदाजा भी हो रहा होगा। तो ये आपके सामने एक सैंपल पेपर है, कुछ इस तरह से आपके सामने प्रिंट होकर आएगा। कारोबारी मुताला बिजनेस स्टडीज, कोड नंबर लिखा हुआ है। ध्यान से आपको अपनी सारी चीजें इसमें फिल करनी है। अब इसके अंदर आप देखें, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि जरूरी है, कई बार गलती हो जाती है। अपना क्वेश्चन पेपर पर अपना रोल नंबर लिख लीजिए, टोटल पेजेस काउंट कर लीजिए, ये सारे काम आपको करने हैं।
किसी किस्म का कोई फर्रा आपकी जेब में ना रह गया हो भूले से, ठीक है जी। भूले से आप हाथ पे लिख लिख कर कुछ याद कर रहे हो और आप इम्तिहान में उस लिखत के साथ चले गए तो बहुत पिटाई हो जाती है कई बार। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है ना। कई बार बच्चे किताब वो टीचर ने पकड़ लिया और कह रहा है वो भूले से रह गई थी, वो तो मैं पढ़ रहा था। हाँ। तो ये भूल आपको करनी नहीं हो, कह रहा है सारी भूल घर पर कर कर आनी है आपको। इम्तिहान में अपना पेन और जो बेसिक चीज़ें हैं बस वो लेकर आपको जानी है। 100 नंबर का पेपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको अभी समझाया ये 100 को 80 में तब्दील कर लेंगे। आपके नंबर 100 में से निकलेंगे, जैसे ये 100 को 80 बनाएंगे आपके नंबर को भी 80 में से बना दिया जाएगा। 20 नंबर आपके असाइनमेंट के, दोनों को जोड़कर 100 नंबर में से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तमाम सवालात लाजमी है, इसका मतलब ये हुआ कोई क्वेश्चन आप इसमें छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब ये है नहीं छोड़ेंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है जी। और हर सवाल के मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। पहले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, पहले 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। क्या कहते हैं हम इसको? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन बने करोड़पति जो गेम बना था वो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर बना था। हाँ, उसके अंदर वो कंप्यूटर जी सवाल बताइए तो सवाल के साथ 4 ऑप्शन होते थे। वो 4 ऑप्शन का मतलब ही होता है मल्टीपल चॉइस। इनमें से एक सही है, आपको चुनना है कौन सा सही है। ये काफी हद तक क्वेश्चन आसान होते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। काफी हद तक जल्दी से यूं क्लिक होते ही आप जल्दी से इसका आंसर पता लगा सकते हो अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी इल्म है, ठीक है जी। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अपने पास कॉपी पेन भी रखो, क्योंकि ये सवालात पेपर में कोई हर्ज नहीं कि रिपीट हो जाए। तो आप कुछ चीजें तो नोट करते हुए चलना, टकरा जाए तो बहुत बढ़िया, आप जल्दी से फटाक से उसका आंसर लिख देना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और साथ ही में हम आपसे भी इंटरेक्ट होते हैं, तो आप भी अपना आंसर कोशिश करें बताने का कि क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है सबक यानी मॉड्यूल नंबर 2 में से, जिसके अंदर कारोबार की किस्में बताई जाती हैं। 5 किस्में, उनमें से एक किस्म का नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LLP। क्या नाम है? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी हिस्सेदारी एक्ट। ये कब इनेक्टेड हुआ था, ठीक है जी, कौन से साल में ये नाफिज हुआ था? तो अब आपको ये बताना है कौन सा साल है। तो अभी के लिए आप सब नोट करते हुए चले, LLP का साल 2008, कहीं पर नोट कर लीजिए आप। LLP एक्ट इनेक्ट हुआ था 2008 में, ठीक है जी। हाथों हाथ साइड में 1-2 क्वेश्चन और लिखते हुए चलिए, इससे मुतालिक क्वेश्चन कौन से पेपर में आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 2 का है, मॉड्यूल नंबर 2, जिसके अंदर आप कारोबार की किस्में पढ़ते हैं। इसके अंदर सर और कौन से सन आ सकते हैं? तो इसमें एक सन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, कंपनीज एक्ट कब बना था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कब बना था, बाहिमी सोसाइटी एक्ट कब बना था। ये 3 कानून हैं जिनकी तारीख आपको याद रखनी है, और यकीन माने हर बार पेपर में इन एक्ट में से एक क्वेश्चन फंसता है। अब वो पार्टनरशिप एक्ट पर आ जाए, वो कंपनीज एक्ट पर आ जाए, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पर आ जाए, तो इनकी तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है जी। इनकी तारीख आपको याद रखनी है, आराम से मिल जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 1956, ऐसी कॉर्पोरेशन यानी बाहिमी सोसाइटी एक्ट 1917 लगभग, या 1919 है। तो ये आपको 3 तारीखें याद रखनी है। आसान 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक से आपके 1 नंबर क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया। कितना टाइम लगा? अगर हमें ये आता था तो शायद 10 सेकंड के अंदर हमारा 1 नंबर सीधा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन यानी इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के इस्तेमाल के जरिए किया गया इबलाग कहलाता है। आप में से कोई गैस करना चाहे? अच्छी बात यह क्वेश्चन में ही आंसर है। आप में से कोई गैस करना चाहे, इंसानी जिस्म के जरिए किए गए कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? जिस्मानी जबान इबलाग, इशराती जबानी लफ्जी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कोई भी गैस करना चाहे क्या आंसर होगा?
जिस्मानी। जिस्मानी, बिल्कुल ठीक है, पहले का जिस्मानी है। कैसे पता चला? अरे मेरे भाई पढ़ क्वेश्चन ध्यान से। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ यानी जो बॉडी के थ्रू जो आप करते हो जितना भी कम्युनिकेशन, उसको हम जिस्मानी जबान कम्युनिकेशन ही तो कहते हैं। पढ़कर ही अंदाजा हो रहा है। ओरल वर्बल जबानी यानी जो बोलने से होते हैं वो वाले साइन नजर आते हैं, जैसे रेड लाइट नजर आती है वो ओरल। जबानी जबान से बोले गए, वर्बल जिसको बोलते हैं, और जिस्मानी जो हिस्से होते हैं उनके जरिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम जिस्मानी जबान इब्लाग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन निहायत ही आसान है, वो ये है कि एक नकल और हमल है, ठीक है जी, क्या दर्ज झेल में से कौन सा नकल और हमल का एक फायदा नहीं है? ठीक है जी, फायदा है नहीं है की तरफ चलना है। क्या है जी? ये सड़क के जरिए किए गए नकल और हमल के मुकाबले तेज रफ्तार। ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। वो क्या है कि इंग्लिश में आप देख लीजिए, हाँ यहां पर रेल वर्ड लिखा हुआ है, नीचे वो रेल नहीं लिखा उसने। हाँ ठीक है, नीचे रेल नहीं लिखा हुआ, यह हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या, दोनों को लैंग्वेज में पढ़ लिया करें। नीचे वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्ज झेल में से कौन सा नकलो हमल का एक फायदा नहीं है। कौन से नकलो हमल का? नकलो हमल की बहुत सारी किस्में होती हैं, जमीनी है, आसमानी है, पाइपलाइन के जरिए है वो। अब ऊपर जरा आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए तो नकल और हमल से पहले अल्फाज लिखा हुआ है रेल, ट्रेन वाला जो होता है, इसके जरिए नकलो हमल। अब कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा इसका फायदा नहीं है। देखो जरा फायदे में, यह सड़क के जरिए किए गए नकलो हमल के मुकाबले में तेज रफ्तार होता है। बिल्कुल होता है। आप ठेला लेके खींचो या गाड़ी से जाओ, उसके मुकाबले में रेल काफी तेज है। बिल्कुल फायदा है, लेकिन बताना कौन सा है, फायदा नहीं है। दूसरे पे चलते हैं, यह भारी भरकम सामान को वानी मिकदार में दूर दराज ले जाने के लिए मुनासिब है, यह भी फायदा है। ट्रेन के अंदर लंबा सफर आराम से हो जाता है। यह नकलो हमल का लचकीला तरीका है। और लास्ट वाले में लंबी मुसाफत ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा आरामदेह है। पहला फायदा है, दूसरा फायदा है, आखिरी वाला भी फायदा है। क्यों? क्योंकि लंबे सफर के लिए आराम से सामान जाता है। ये लचीला नहीं है, ये इसका फायदा नहीं है। अब एक क्वेश्चन से आपको दो बातें समझ में आएंगी। नहीं, हमें तो एक ही समझ आ रही है, इसमें पूछा था फायदा नहीं है, हमने बता दिया। तो मेरे बालक, इसमें जो फायदा नहीं था वो तो आपको समझ आ गया, तीन तो इसके फायदे थे, तो आपको रेल ट्रांसपोर्ट के तीन फायदे भी तो पता चल गए इसमें। अगर आगे ही ये क्वेश्चन घुमाकर आ जाता है, आगे ये क्वेश्चन कहीं घुमाकर आ जाए कि रेल ट्रांसपोर्ट यानी रेल नकलो हमल के फायदे बताओ, तो आप में जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो काम कर जाएगा, यहां पर इसी क्वेश्चन में से निकालेगा कुछ और आगे आंसर पेश कर देगा। ऐसा होता है हर बार। आपका इम्तिहान ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज याद हो। कुछ चीजें इम्तिहान में पेपर के अंदर भी मिलती हैं आपको, वो आपको कई बार ढूंढनी पड़ जाती है। ठीक है जी, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। रेल से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे पास ये कुछ चीजें हैं, मैं इससे जवाब दे सकता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ एक नजर कर लेते हैं। और इस टॉपिक को तो आप कहीं पे पर्ची पे लिख लीजिए, पर्ची पे ही लिखिएगा कि याद करने हैं आपको। क्या है? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, इंश्योरेंस के उसूल, ये तो आप लिख लीजिए। बड़े क्वेश्चनों के अंदर, छोटे क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन तो आपको इतना रिपीट मिलेगा क्योंकि है ही काफी इंपॉर्टेंट। बीमे का जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके उसूल, उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में? बीमे के किस उसूल के तहत बीमे के मवादे मजमून को होने वाले नुकसान और खसारे को कम तरीन करने के लिए बीमा शुदा शख्स को सभी कदम खुद लाजमी तौर पर उठाने चाहिए? कौन सा उसूल ये कहता है? तो बीमे के 7 उसूल याद रखने। पहले, सबसे पहले उनके नाम याद रखने आपको, उन नाम के साथ फिर उनके बारे में याद रखना है कि इस उसूल में क्या बात बताई गई थी। तो काफी सारे उसूल थे, आपको याद होगा। उसमें से एक उसूल ये वाला है, जैसे हमारे सामान में आग लग रही है, हमारे सामान में आग लग रही है और अच्छी बात यह थी कि आपने उसका पहले ही फायर इंश्योरेंस यानी आग बीमा करा रखा है। तो माशाल्लाह आपके पास फोन आया कि भाई आपके गोडाउन में आग लग गई है, और आपने कहा सोने दे भाई, आग लग गई तो लगने दे, मेरा तो बीमा हुआ है, मुझे क्या टेंशन, क्लेम मिलेगा पूरा। बीमा कंपनी ने आपको एक उसूल बताया था, देखिए आपने इंश्योरेंस कराया, अच्छी बात है, लेकिन जब भी
आपके सामने आपकी चीजों का नुकसान हो रहा हो, आपको चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि नुकसान कम दर्जे का हो, कम दर्जे का हो। वहां आग लग रही थी और आप माशाल्लाह तालियां, बढ़िया, और तेज आग लग, और तेज आग लग, क्यों? बीमा कंपनी मेरे को पैसा देगी। ये उसूल के खिलाफ है। अब यहां पर ये आ गया, तो कौन सा उसूल है जो कहता है कि जब भी नुकसान हो तो हर दर्जे तक आपको कोशिश करनी है कि नुकसान कमतर हो जाए। इस प्रिंसिपल का नाम है तखफीफ का प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं मिटिगेशन। अब ये आपको याद रहना चाहिए, अगर ये प्रिंसिपल टकरा जाए तो आपको याद रहे, इस उसूल के मुताबिक जो बीमा करवाने वाला है उसको चाहिए कि जो भी नुकसान उसको पेश आ रहा है, खसारा आ रहा है, उसको हद दर्जा उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो नुकसान कम से कम हो सके। कोशिश कर ले। सामान चोरी हो रहा है, आपको अंदाजा हो गया कि चोर मौजूद है अभी, और आप आ जाते हो, छोड़ो चोरी होने दो, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये उसूल के खिलाफ है। आपको कोशिश करनी है हर दर्जा कि वो कम से कम नुकसान हो। ये उसूल है, इसको तखफीफ का उसूल हम कहते हैं। आप साथ में एक चीज और नोट कर लीजिए जो मैंने आपको अभी हिंट में दी। एक उसूल तो आपको पता चल गया, अच्छा बाकी उसूल क्या है? देखो बाकी 3 उसूल और आपको ऊपर लिखे हुए मिल रहे हैं, ये रहे 3 उसूल, ठीक है ना? ये 3 उसूल के नाम और आ गए आपके सामने, ये लिखे हुए। ये टोटल 4 उसूल है, चारों उसूल के नाम दे रखे हैं, उसमें से आंसर है चौथा वाला जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नुकसान कम हो। बाकी 3 उसूल के नाम है। कम से कम एक क्वेश्चन पढ़कर आपको 4 उसूल के नाम तो याद हो रहे, ठीक है ना? अब कंट्रीब्यूशन जो पहला वाला है शराकत, इसके अंदर हमने क्या बताया था? देखो बहुत सारे चालू लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी से बीमा ले लेते हैं और सोचते हैं इससे भी फायदा उठाऊंगा, इससे भी फायदा उठाऊंगा, इससे भी। बीमा कंपनी कहती है सुनो भाई साहब, अगर आपने एक चीज के लिए अलग अलग कंपनी से पॉलिसी ली है और आपको नुकसान हो गया, तो याद रखना हम अलग अलग पैसा नहीं देंगे, बल्कि वो पैसा हमारे बीच में बांटा जाएगा, हम उसका हिस्सा बनाकर आपको देंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सबरोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉजा, प्रॉक्सिमेट कॉजा का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस प्रिंसिपल के तहत अगर आपके साथ जो हादसा पेश आया है, उस हादसे के 2 या 2 से ज्यादा वजूहात रही, आपने कराया था फायर इंश्योरेंस, आग का इंश्योरेंस, ठीक है जी, हुआ ये कि पहले चला तूफान की वजह से बिल्डिंग में कुछ हलचल मची, उसके बाद लगी आग, तो वो ये कह रहा है कि आपके नुकसान का जो करीबी वजह होगी, उस वजह की बुनियाद पर आपको क्लेम मिलेगा। यह है प्रॉक्सिमेट कॉजा, ठीक है जी। इस तरह से सारे प्रिंसिपल आपको, 7 प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद करने हैं, इन उसूलों को मत भूलिएगा आप। अगले क्वेश्चन की तरफ एक नजर कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, मुझे उम्मीद है आप में से कोई भी बता देगा, जनरल क्वेश्चन है, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अखबारात मुनासिब हैं इश्तिहार करने के लिए, किसके लिए? इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसके लिए अखबारात मुनासिब हैं? जैसे पहला क्या है जी, टारगेटेड कस्टमर, खासकर वो सामान जो आपने किसी खुसूसी लोगों के लिए बनाया हो। दूसरा खेती बाड़ी यानी किसानों की ज़राअत से पैदावार से मुताल्लिक सामान, वो सामान जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया हो, या वो सामान जिसके अंदर डेमोस्ट्रेशन यानी वो सामान कैसे मुजाहिर होगा, कैसे बना, वो चीज होगी। तो आपके हिसाब से न्यूज़पेपर में जब आप इश्तिहार देते हो तो इन चारों में से कौन से इश्तिहार का मकसद आपका उसके पीछे होता है? कौन बताएगा? सी। माशाल्लाह, सबने कहा सी, और सी आंसर बिल्कुल मुनासिब है। न्यूज़पेपर में किया गया इश्तिहार आम पब्लिक के लिए किया जाता है, और इसमें ज्यादातर कौन सी गुड होती हैं? कंज्यूमर यानी सारिफीन जो सामान खरीदते हैं। इसलिए जब हम न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं तो अलग अलग ऐड आए हुए होते हैं, उसमें कोलगेट का भी ऐड होता है, उसमें चिप्स का भी ऐड होता है, उसमें गाड़ी का भी ऐड होता है। ये सारी चीजें कौन सी होती हैं? जो सारिफीन अशिया खरीदते हैं। और ये किसके लिए होती हैं? आप कभी ऐसा होता है न्यूज़पेपर डालते हुए ये पढ़ा लिखा है इसके न्यूज़पेपर डालो, अरे ये गवार है इसके मत डालो, ऐसा कभी नहीं होता। ये कभी ऐसा होता है हाँ ये वाला अमीर है इसको न्यूज़पेपर देना है, इसको नहीं, जनरल पब्लिक सबके लिए आम होता है न्यूज़पेपर, जो भी लेना चाहता है। तो आप यहां से जो इश्तिहार करोगे वो किसके लिए होगा? जनरल पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये भी पेपर में कई मर्तबा रिपीट हुआ है, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं ले पाएंगे हम। ये क्वेश्चन है जी, आफ्टर सेंडिंग एन इनवॉइस, यानी जब आपको अशिया की जो फेयरलिस्ट है वो भेजी जाती है, फरोख्तकार ने नोट किया कि अशिया की कीमत कम लगाई गई है, वो इस गलती की इस्लाह कर सकता है तैयार करके एक क्या। यानी आपने इनवॉइस भेजा, मैं और आप हम आपस में तिजारत कर रहे हैं और आपने मुझे इनवॉइस यानी बिल भेजा और मैंने बिल चेक करा, मैंने कहा भाई सबसे गलती हो गई, कीमत जो है थोड़ी कम लगाई गई है, तो कीमत ज्यादा होनी चाहिए थी या कीमत में बदलाव होना चाहिए था। उसके लिए फॉर्मल वे में क्या तरीका है, आप क्या चीज उसको लिख के दोगे, क्या चीज किसके जरिए आप उसको ये बात बताओगे, उसके लिए 4 अल्फाज यूज किए गए हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, लेटर ऑफ एडवाइस और लेटर ऑफ रिग्रेट। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अफसोस का खत और इस्लाह का खत। तो अगर 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 कोई कीमत कम लगाई गई या ज्यादा लगाई गई, तो इसके लिए कम लगाई गई तो उसके लिए आप कहीं नोट कर लीजिए, आप जो इस चीज को उससे मतलब तैयार करके जो भेजेंगे उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट कम लगाई गई है तो आप उसको एक क्रेडिट नोट लिख के दोगे कि इसके अंदर कीमत जो है कम लगाई गई है, लिहाजा आप इसको सही कर लीजिए। लेटर ऑफ रिग्रेट तभी दिया जाएगा जब कोई ऐसी गलती पेश आ जाएगी कि सामान में कोई कमी पेशी, मतलब खराब हो गया, कोई ऐसी चीज आ गई, तो वहां पर आपको उसको अफसोस का खत देना पड़ेगा कि मैं माफी चाहूंगा, इस तरह की चीजें हो गई हैं। ऐसे ही अगर क्वालिटी को लेकर कोई बात करनी है तो आप उसको इस्लाही खत भेजेंगे। यहां पर कीमत से मुताल्लिक हुई है तो आप उसको क्या भेजोगे, क्रेडिट नोट, या आप कहीं नोट कर लो, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कोई भी हमारा भाई बता सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। शॉपर्स स्टॉप, स्पेंसर और बिग बाजार, ये तीन नाम है। बिग बाजार तो आपने काफी सुना होगा, शहरों के अंदर जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां पर खूब आपको पाए जाते हैं बड़े बड़े बाजार। ये कह रहे हैं किसके एग्जाम्पल है इनमें से, ये सुपर बाजार कहलाता है, ये कसीर दुकानें कहलाती हैं, ये फैक्ट्री आउटलेट कहलाते हैं, या ये शुबा स्टोर कहलाते हैं। ये क्या है इनमें से, ये बिग बाजार और स्पेंसर किस्म की जो चीजें हैं ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं, कौन बताएगा इसका आंसर? कसीर दुकानों की। हाँ जी, बी। माशाल्लाह, बहुत सही कहा इन्होंने। इसका आंसर डिपार्टमेंटल स्टोर है जी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मत भूलिएगा। बड़ा कीमती क्वेश्चन है यहां पर, कौन से चैप्टर में से है? खरीदा तिजारत, रिटेल ट्रेड के नाम से आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर मतलब ये भी आप कहीं लिख लीजिए, रिटेल ट्रेड का चैप्टर छोड़ के मत जाना किसी भी कंडीशन में। उसके अंदर आपने पढ़ा है छोटे लेवल के, बड़े लेवल के खरीदा तिजारत करने वाले। छोटे लेवल के अंदर अलग अलग थे, कुछ फिक्स थे जिनकी दुकानें थी, कुछ फिक्स नहीं थे जो एक जगह से दूसरी जगह डोलते हैं और अपना सामान बेचते हैं। उसमें जो बड़े किस्म की दुकानदार होते हैं उनमें आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक बड़ा सा स्टोर जिसके अंदर हर किस्म की चीजें रखी जाती हैं, जिसमें सारिफ की सारी जरूरत की चीजें मौजूद होती हैं, एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता है, इसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। ये बिग बाजार इसी किस्म के एग्जांपल्स के अंदर आता है। अच्छा सर, अगर मल्टीपल शॉप होता तो क्या होता, जिसको हम कहते हैं ये कसीर दुकानों की, तो आप मल्टीपल शॉप भी याद रखिएगा। मल्टीपल शॉप एक चेन है जिसके अंदर, जिसका तरीका कार क्या होता है कि हम एक बड़ा नहीं बना रहे, हम छोटे छोटे आउटलेट बनाएंगे हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर हमारा एक एक आउटलेट होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल शॉप। बहुत सारी शॉप्स है इनकी, कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ही 30 दुकानें हैं इनकी। हाँ, अलग अलग जगहों पर, ये जगहों पर लोगों तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर मैकडॉनल्ड्स है, 24/7 है, ये सारे नाम हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन करना था। सुपर बाजार वो बाजार होता है जो बाहिमी सोसाइटी के जरिए चलाया जाता है, जिसका मकसद होता है सारिफीन को सस्ता और अच्छा सामान मुहैया कराया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन भी आसान है, आप में से कोई भी शायद बता देगा। सारिफीन अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि क्या कमी है उसमें, क्या कमी है आप में, क्या कमी है हम में, जिसकी वजह से वो अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर पाता? उसमें बेदारी की कमी है, बेचारे के पास पैसों की कमी है, तालीम की कमी है, या सारिफ तंजीमों की कमी है?
किस चीज की कमी है जिसकी वजह से आप अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर पाते? जी, कौन बताएगा इसका आंसर? सी। आंसर ये है, आंसर ये है। एक हमारा ही हुकूक है, पता है क्या है? 6 हुकूक है ना कंज्यूमर के, उनमें से एक हुकूक है कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन ये भी आपका हुक है कि आपको तालीम हासिल करनी है अपने हुकूक के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। देखो, हुकूक अगर टूट रहे हैं आपसे या उसके बारे में आपको पूरे जो कहते हैं कि आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, चीज का इस्तेमाल ना कर पाने की बड़ी वजह यह होती है कि आपको उस चीज का इल्म ही नहीं है। घर में वॉशिंग मशीन ले आए हैं आप, ऑटोमेटिक, बेहतरीन से सेंसर लगे हुए हैं, बल्कि वॉइस यूं कहते हैं वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं पता आपको, उसका इल्म ही नहीं है। देखकर घबरा जाओगे आप, आपको लगेगा कुछ अजीब सा आ गया है, ये कपड़े कम धोएगा, हमें धो देगा। तो चीज का इस्तेमाल ना करने की वजह क्या होती है बड़ी, कि आपको उसकी इल्म नहीं है। तो सबसे पहली वजह तालीम की कमी है उसकी। और भी चीजें हैं, क्या? बेदारी नहीं है, ये भी है, लेकिन जो क्लोज वजह है वो आपका अपना तालीम की कमी है। हाँ, अगर हम सोसाइटी के लिहाज से बात करें कि भाई सोसाइटी के ऊपर अगर हम कोई ब्लेम करना चाहे कि लोग यानी कंज्यूमर अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं हाँ कि बेदारी की थोड़ी कमी है, पैसों की भी थोड़ी कमी है, और कुछ सारिफ तंजीमें हैं जो अपना काम बखूबी नहीं कर पाती। लेकिन मेरे अपने हुकूक की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी खुद की है। तो अगर मैं तालीमी राफ्ता नहीं हूं तो मैं अपने हुकूक का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई तंजीम भी मेरे पास आके क्या कर लेगी अगर मुझे खुद ही कुछ नहीं पता तो। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन आसान है और ये आपके सेकंड लास्ट मॉड्यूल यानी कंज्यूमर यानी सारिफीन के तहफ्फुज और हुकूक से मुतालिक जो मॉड्यूल है, जिसको मैंने आपसे कहा अभी कि वो 2 सबक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, 16 नंबर के 2 सबक हैं, उनमें से ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। काफी सारे पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप आराम से तीनों चीजें नोट कर लीजिए। आपके पास 3 जिले हैं, 3 कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। ये 3 कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट हैं आपके पास कि आप यहां जा सकते हो। किस चीज के लिए? आप अपनी कंप्लेंट करने के लिए इन 3 जगहों पर जा सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी आप थोड़ा याद रख लीजिए कि आपको किस में जाना है। तो वो चीज किस पर डिपेंड करती है कि आप जो क्लेम करने जा रहे हो वो चीज कितनी कीमत की है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने आपको बताया था डज नॉट एक्सीड 20 लाख, 20 लाख से जायद नहीं होनी चाहिए। अब 20 लाख से ज्यादा को कैसे लिखोगे आप? ऐसे 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपकी चीज की कीमत 20 लाख से कम है तो आप अपनी याचिका, अपनी कंप्लेंट किस में डालोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में डालोगे, जिला फोरम में डालोगे। अच्छा, अगर आपकी चीज की कीमत 20 लाख से तो जायद है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आप अपनी कंप्लेंट स्टेट फोरम में डालोगे। आपकी अगर चीज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे कर लीजिए आप, वैसे आगे लिख लीजिए 20 लाख से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा, कितना ज्यादा? जितना भी करोड़ों में गया आपका नुकसान। तो अब इसके हिसाब से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और अब मेरे हिसाब से 2 मिनट में आप आंसर दे देंगे। स्टेट कमीशन डील करता है सारी कंप्लेंट में जिन चीजों की कीमत किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो यह स्टेट की बात हो रही है, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी पर आप टिक कर देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम। अगर नेशनल पे क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन होता कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलते 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन आया है, कई बार पेपर में आया है।
अगला क्वेश्चन 10वां, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 1 नंबर के क्वेश्चनों में, और मेरे हिसाब से आप में से कोई भी इसका आंसर दे देगा। बड़ा मजाकिया क्वेश्चन है, बड़ा मजाकिया, पढ़ के देख लो आप। विच इज द ट्रू अबाउट एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स जो कि रिस्क टेकिंग होते हैं, हम इनकी डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जोखिम उठाते हैं और इनका काम होता है अपने आइडिया को, जो उनके जहन में आइडिया चल रहा है, उसको तब्दील करते हैं बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर, एक कारोबार के अंदर। जहन में आपके भी 10 आइडिया आते हैं, जहन में मेरे भी 10 आइडिया आते हैं, हम सबके जहन में बहुत आइडिया आते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, चांद बना दूं, सूरज खेल दूं, सब कुछ कर दूं। जहन में ही तो है, बाहर तो नहीं आया। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उस आइडिया को जो उसके जहन में आया है उसको क्या करता है? तब्दील करता है कारोबार की शक्ल के अंदर। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आज मार्केट में मौजूद हैं। जो चीज आपने भी सोची थी, लेकिन आप और उसमें क्या फर्क है? आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। बस आप सोच में रहे, रात में सोचे, सुबह भी सोचे, ख्वाब में सोचे, खूब सोचे, लेकिन सिर्फ सोच में ही रह गई वो। और जब मार्केट में वो चीज आ गई तो आप दूसरों से कहते हो भाई बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था मैं, कुछ ऐसा होना चाहिए था। कहते नहीं कहते काफी चीजों को लेकर, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ये चीज बिल्कुल मेरे दिमाग में थी, कुछ ऐसा होता। लेकिन आप सोचते रहे, और एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? उसको तब्दील कर कर अशिया की शक्ल या किसी सेवा की शक्ल में लेकर आता है। मेरे पास गाड़ी नहीं, ठीक है जी, अब जब भी मुझे कहीं दावत में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मेरे दिमाग में चीज आती है, मेरे पास यार गाड़ी नहीं है, बड़ा अफसोस होता है, कहां से इधर से उधर जाऊं। तो हमने कहा जी ऑटो है, चलो जी ऑटो है, लेकिन जरा ऑटो में थोड़ा सा इनफॉर्मल सा लगता है, जरा वो ये पर्दे डले हुए हैं, दूर 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 चल रहा है वो, थोड़ा सा तरीका। अब कार नहीं है तो कुछ ऐसा आना चाहिए था ना कि कार जैसा मजा आ जाता। आपने और मैंने सोचा कार खरीदने के पैसे नहीं है, तो किसी ने उबर निकाल दी, किसी ने ओला निकाल दी। ये क्या है? ये एक नया बिजनेस मार्केट में आया है। वो इसमें आपसे कह रहे हैं आपको जहां भी जाना है ऐप डाउनलोड करिए, अपना सफर बताइए कहां जाना है, आपको किराए की गाड़ी मिलेगी, आपको यहां से उठाएगी और वहां फेंक देगी, जो कीमत देनी है आप दे दीजिए, कार के अंदर बैठ के जाएंगे आराम से, कार का मजा भी हो गया और आप अपने मुकाम पे पहुंच गए। ये चीज सोची ना, लेकिन जिस इंसान ने सोची उसने उसको एक बिजनेस में तब्दील किया, इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये फर्क है सोच में और तब्दीली में। अब इस हिसाब से आप अपना आंसर देख लीजिए। कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या चीज ठीक है? मतलब पहली वाली तो बड़ी बदतमीजी की बात लिखी है, वो जुआरी होते हैं। ये तो गलत है ना। अब आप में से किसी को लग रहा हो होते हो तो बात अलग है, वो टिक कर देना भाई इस पे। उनके बारे में क्या चीज ठीक है? वो जुआरी होते हैं, गैम्बलर होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, अच्छे आदमी होते हैं, सट्टा वट्टा नहीं खेलते वो लोग। दूसरा, दे डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं ना। एंटरप्रेन्योर कभी डिपेंडेंट नहीं होता, याद रखना, वो अपने सेल्फ डिसीजन लेके चलता है। गलत। तीसरा, दे आर बॉर्न नॉट मेड, पैदाइशी होते हैं, यानी मां के पेट से जन्मे कि मैं तो बिजनेसमैन ही बनूंगा, मैं तो एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा। ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं गरीबी से उठकर आज एक बड़ा सफर तय किया है, एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, अपनी जनरेशन की जनरेशन चेंज कर दी। उनका हमने पास्ट जनरेशन को देखा तो उनकी पास्ट जनरेशन में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसने कुछ बड़ा काम करा, लेकिन आज उसने करा। इसका मतलब यह हुआ ये पैदा नहीं होते, ठीक है जी, ये पैदा होते हैं लेकिन बनाए नहीं जाते, तो वो पैदाइशी होते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो पैदाइशी खुसूसियत उनके अंदर होती है, ये चीजें हमारे अंदर वक्तन फवक्तन पैदा होती रहती हैं। अब आज की बात के बाद हो सकता है आप में से कोई हो जिसके जहन में कोई आइडिया हो और अब वो सोचे कि इसका मतलब ये सिर्फ मेरे जहन में रह जाएगा अगर मैंने इसको किसी अशिया की शक्ल में तब्दील नहीं करा, तो अब मुझे सोचना चाहिए कि मैं इसको कैसे कोई अशिया बनाऊं या कोई सेवा बनाऊं। चौथा, दे टेक रिस्क इन कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू एक्शन, वो तासुरात को अमली शक्ल देने का खतरा मोल लेते हैं। यही तो सही है। ये तासुरात, ये आइडियाज, इन्हीं को तो इसी का खतरा है। देखो हो सकता है, एक बात और जहन में रखना, आपके दिमाग में आइडिया आ रहा था, कुछ आ रहा होगा। आइडिया हमेशा पता है कब आता है? प्रॉब्लम्स के केस में सबसे ज्यादा आइडिया आते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे दुश्वारी हो रही थी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मेरे को एक प्रॉब्लम हुई ना, प्रॉब्लम ने मुझे आइडिया दिया। ऐसे आपके आसपास, आपके मदरसों में, दीगर इलाकों में कुछ चीजें हो रही होंगी,
आपको उनको देखकर आएगा ये चीज ऐसी हो रही है, काश मैं कुछ ऐसा कर देता कि ये ऐसी हो जाती। ये आइडिया आपके दिमाग में आया, अब आप उस आइडिया को अमली जामा पहनाने जा रहे हो। एक बात याद रखना, सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप जब तक आपकी सोच जो अमली जामा पहनेगी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। आपने सोचा बहुत अच्छा था, बड़ी नेकी का ख्याल आपके दिमाग में आया था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, माशाल्लाह आपने अशिया भी बनाई, मेहनत भी करी, अशिया की जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो आपको मिल नहीं रही, मार्केट के अंदर आपने वो सामान बनाया बिक नहीं रहा, और इसकी वजह से आपको अपना वो बिजनेस, वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। तो ये भी कोई फायदा नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा जो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, सोसाइटी के लिहाज से, मेरे अपने लिहाज से, मईशती लिहाज से मेरे लिए कितना फायदेमंद होगा। ये चीज आपको सोचनी है, वरना तो लाखों आइडिया आपके और मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर हम उसको अशिया का जामा पहनाने लगेंगे तो बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये इंसान क्या करता है, अपने तासुरात को अमली शक्ल देने का खतरा मोल लेता है। हर वक्त रिस्क रहता है इसके दिमाग पर कि पता नहीं ये काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरा ये आइडिया फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये आपके 10 नंबर के एक एक मार्क के क्वेश्चन हो गए। अगर आप इन 10 नंबर में से, मेरा मानना यह है, कम से कम 8 तो ठीक कर आए। 1-2 की ऊंच नीच चलती है, लेकिन कम से कम 8 तो ठीक होने चाहिए। आसान क्वेश्चन होते हैं काफी हद तक। अगर बेसिक बातें आपने पढ़ी हैं तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन एक बार पढ़ के ना करा करो, 1-2 बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ा करो। कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। जैसे आपने उसमें पढ़ा कि इसके फायदे बताओ, लिखा हुआ था कौन सा इसका फायदा नहीं है, तो हम है समझकर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर इन 10 क्वेश्चन में से आप, मैं मानू 8 भी ठीक करते हो, तो आप देखो आपका सफर जो है आसान हो जाएगा आगे के क्वेश्चनों पे। अब ये आ गए 3 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा जी, क्या करूं इसमें? क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को कोशिश करिए कम से कम 40 से 50 अल्फाजों में लिखने की। तो बहुत ज्यादा है, हाँ, 40 से 50 मैक्सिमम अल्फाजों में आप अपना आंसर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, क्या है? अपने मुलाजिमीन के तय कारोबार की कोई 3 जिम्मेदारियां लिखें। कौन से चैप्टर में मिलेगा? सबक नंबर 1 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, सबक नंबर 1 में। ऐसी जनरल बात कर रहा हूं मैं आपको आंसर की। ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, आपने भी ज्यादा नहीं पढ़ा यार। आप खुद ही सोच रहे हो कि मैं अगर कारोबारी हूं तो मैं अपने मुलाजिमीन के लिए क्या क्या चीजें कर सकता हूं, क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज, मुलाजिम एक ही चीज चाहता है, अल्लाह के वास्ते अच्छे पैसे दे दो। क्या कहते हैं उसको? लुक्रेटिव सैलरी, अच्छी सैलरी, तनख्वाह अच्छी चाहिए। सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी यह है आपके मुलाजिमीन के ऊपर कि उनको इतनी तनख्वाह दी जाए जिससे उनका रहन बसर आराम से हो जाए। पहला हो गया। अच्छा जी, और क्या जिम्मेदारी है मुझ पर? दूसरा, जिस जगह पर वो काम करने आते हैं, यानी आपके एरिया में, आपके जोन में, आपकी बिल्डिंग में, आपको चाहिए वहां का एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा काम करने का माहौल उनको दिया जाए। ऐसा ना हो काम करने के अंदर घुसे और कदम रखते ही उनके चेहरों पर बिल्कुल चेहरे वो हो जाए, बिल्कुल फेड हो जाए कि पता नहीं हम कहां आ गए, बोरियत है ये। उनको क्या मिलना चाहिए? एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा काम करने का माहौल मिलना चाहिए कि उसको आते हुए अच्छा लगे कि हाँ मजा आएगा, हाँ काम करेंगे आज मजा आएगा और सहूलत है हमारे पास सारी। ठीक है जी। तीसरा, अपने मुलाजिमीन के लिए क्या करें? उनको मोटिवेट करने के लिए उनको बोनस दिया करे, उनको इंसेंटिव दिया करे, जिससे वो ये ना समझे कि बस हमारा जो है वो तनख्वाह के ऊपर है, बल्कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन भी मिलेगा। हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज दें आप उनको। हाँ, कि आगे फ्यूचर में आपको देखो ये करियर के अंदर अगर आप इतना अच्छा करते हो तो मैं आपको और अच्छी पोस्ट दूंगा, हाँ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा। इन सारी चीजों जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो ये 3 बातें आपको उसमें बतानी थी, आप 3 बातें बता सकते हो। तो सबक नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन है कि बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एम्प्लॉयज के लिए। अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूं तो बिजनेस की जिम्मेदारियां एम्प्लॉयज के लिए हैं, बिजनेस की जिम्मेदारियां सोसाइटी के लिए हैं, बिजनेस की जिम्मेदारियां जो है वो अपने देश, अपने मुल्क के लिए हैं। तो वहां पर आपको ये बिल्कुल लास्ट में टॉपिक मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर, सबक नंबर 1 में। आप वहां आगे लास्ट में देख सकते हैं क्या क्या एक बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं अपने मुलाजिमीन, अपनी सोसाइटी, अपने देश और इन सब के बारे में। तो यहां से आपको ये 3 पॉइंट लिखने थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, आराम से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई
इंटरनेट कॉमर्स की कोई 3 किस्में लिखिए। ये इंटरनेट कॉमर्स का जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा सबक नंबर 2 में। ई कॉमर्स पर भी काफी क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है तीसरे नंबर पर आप अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 को पकड़ के रखिएगा। शुरुआत करिएगा बुक के आखिर से और फिर आखिर से यूं चलकर आपको वापस पहले और दूसरे सबक पर ही आना है। काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ई कॉमर्स की 3 किस्में बताइए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप सबक नंबर 2 खोलकर देख लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। किस्में हैं B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी, ये किस्मों के नाम है। ई कॉमर्स के अंदर जो इंटरनेट कॉमर्स का यूज कर जो कारोबार किए जाते हैं उसके अंदर ये अलग अलग किस्में मौजूद हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो सामान दे रहा है वो भी बिजनेस और जो सामान ले रहा है वो भी बिजनेस, यानी दोनों बिजनेस के बीच में लेन देन हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मारुति अगर गाड़ी बनाती है या कोई भी अच्छी कंपनी अगर गाड़ी बनाती है, सुजुकी कोई गाड़ी बनाती है, वो टायर नहीं बनाती। हां, सारे काम खुद थोड़ी करते हैं, तो वो क्या करती है, वो टायर खरीदती है। तो खुद सुजुकी एक कंपनी है जो कार बना रही है और वो अब टायर खरीदेगी किससे, जो टायर की कंपनी है, वो भी एक बिजनेस है। अब ये दोनों बिजनेस जब आपस में लेन देन करेंगे तो इस किस्म को B2B कहा जाएगा, यानी एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस आपस में लेन देन कर रहे हैं। ऐसे B2C, B2C मतलब एक बिजनेस और दूसरा सारिफ, जो कि आपके आसपास नजर आता है। अभी आपको नाश्ते के लिए नमकीन चाहिए, चाय के लिए पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, आप कौन हो, आप सारिफ हो। और दूसरा इंसान कौन है, वो एक बिजनेस है, वो आपको सामान बेच रहा है, इसको बोलते हैं B2C। इस किस्म की किस्में इसमें लिखी जाती हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ एक रुख कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, डाक जिंदगी बीमा पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8, डाक सेवाएं। उन डाक सेवाओं के चैप्टर में आपको ये चीज मिल जाएगी, डाक जिंदगी बीमा। यानी हमारे जो डाक खाने हैं, हमें ये लग रहा था कि डाक खाने सिर्फ चिट्ठियों के लिए होते हैं, लेकिन उस सबक के अंदर आपको पता चलेगा डाक खाने सिर्फ चिट्ठियों के लिए नहीं थे, वो तो पुराना वक्त था। इसके अंदर आप पैसा भी भेज सकते हो, इसके जरिए आप पैसा रखवा भी सकते हो, इसके अंदर आप अपना बीमा भी करा सकते हो। तो ये बीमे वाले क्वेश्चन के ऊपर है, डाक बीमा के बारे में मुख्तसर सा, मतलब कि जो भी आपको इस बारे में पता है वो बताना। कि जैसे इसके अंदर जो डाक जिंदगी बीमा निकला था, सबसे पहले ये अपने मुलाजिमीन के लिए निकला था कि अपने मुलाजिमीन पहले जो डाक खाने में है वो अपना जिंदगी बीमा कराएं। फिर उसके बाद ये चीज आम पब्लिक के लिए भी हुई, जिसके अंदर कोई भी इंसान डाक खानों के जरिए अपना जीवन बीमा करा सकता है। ठीक है जी, जीवन बीमे से मुताल्लिक। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं। खिरदा तिजारत वाला चैप्टर नहीं छोड़ के जाइएगा, उसमें जरूर क्वेश्चन आता है। सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मल्टीपल शॉप, इनमें से कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। मॉल्स, वही क्वेश्चन आया हुआ है, सुपर बाजार का क्या मायने हैं। ये तो देखिए सुपर बाजार आपने अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी नाम सुना था। सुपर बाजार का क्या मायने हैं, और आगे का क्वेश्चन है इसकी किसी एक खासियत का तस्करा कीजिए। देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं है। सुपर बाजार क्या होते हैं, एक ऐसे किस्म के बाजार जो इमदाद बाहिमी सोसाइटी के जरिए चलाए जाते हैं, जिनका मकसद होता है अपने लोगों को, अपने लोग मतलब जो सोसाइटी का हिस्सा है और आम जनता है, उनको सामान अफोर्डेबल प्राइसेस पर यानी मुनासिब कीमतों पर दिया जाए। इसके अंदर कौन सा सामान मिलता है, इसके अंदर जरूरत का सामान मिलता है, रोजमर्रा की जरूरत का सामान। एक खुसूसियत आराम से याद करिए, कोई सी भी एक खुसूसियत इसके अंदर लिख दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 15वां आपको बता रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सारिफ तालीम के हक के बतौर सारिफीन को किन बातों की तालीम की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है। हाँ, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा कि ये बता दो, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है। क्या चीज कह रहा है जी, सारिफ तालीम के हक के बतौर, यानी आपका एक राइट है। मैंने आपको बोला था आपके 6 हुकूक हैं, 6 हुकूक में से आपका एक हुकूक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करने का हक। इस हक के मुताबिक आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि किस चीज की तालीम आपको मिलनी चाहिए। तो अब आम क्वेश्चन है, तो आप कहोगे
यानी हुकूक में से छठा हुकूक आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे इस तालीम के हुकूक के अंदर के बतौर सारिफीन को सबसे पहले अपने हकाइक पता होने चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको क्या क्या हुकूक मिले थे। दूसरा, उनको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या जिम्मेदारियां? सामान को खरीदने से पहले उसको चेक करना है, अच्छे स्टैंडर्ड का सामान खरीदना है, सारी चीजें उसकी लेबलिंग पर चेक करनी है कि सब चीजें बतौर जो बताई गई हैं वो चीज है या नहीं। सामान खरीदते हुए बिल लेना है, अगर कोई चीज उसमें निकल जाती है तो उसकी कंप्लेंट करनी है। ये सारी चीजें बतौर सारिफीन आपको अपने इल्म और तालीम के लिहाज से जाननी चाहिए। ये सब बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, यानी आपके हुकूक में से एक हुकूक आपसे पूछा गया है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं। इस तरह से और भी आगे का पेपर है, तो इंशाल्लाह आपको अगली क्लास के अंदर कराएंगे। और अगली क्लास के लिए आपके पास एक ही सबक है कि आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, यानी 6 सबक तो मैंने आपको मेन बता दिए हैं, उसके अलावा जो भी आप पढ़ सकते हो ऊपर से वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इन चीज़ों को आपको पढ़कर आना है। इंशाल्लाह जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन आपस में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।